अस्सलाम वालेकुम। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान में हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और सियासी हुकूमतों में अक्सर औक़ात ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि लगता ही है कि मामलात आगे नहीं चलने वाले। दो स्पीचेस थी ख्वाजा साहब की और उसके जवाब में आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट थी और उससे रिएक्शन ऐसे आया अखबारात में भी और मीडिया में भी और हुकूमती नुमाइंदों और अपोजिशन पार्टीज़ ने भी तासुर ये दिया कि मामला तब आगे नहीं चलने वाले। उसके बाद एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था जो हामिद मीर के ऊपर अटैक हुआ। उसे 6 गोलियां लगीं कराची में और हामिद मीर का शक ये था कि उसे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से हिट किया जा सकता है। और उसके बाद जिस तरह की कवरेज हुई और बराह रास्त इल्ज़ाम था ISI के ऊपर और जिस तरीके से फ्रेम किया गया जियो के ऊपर, 2 दिन वो मामला चलते रहे और एग्जीक्यूटिव की जानिब से कोई स्टेटमेंट देखने में नज़र नहीं आई। फिर आर्मी चीफ का विज़िट होता है ISI डायरेक्टोरेट का और उसी दिन शाम में परवेज़ रशीद का भी बयान आता है और 1-2 और वज़रा के भी बयान आते हैं। तो उस तासुर को और तक़वियत मिली कि नहीं, ये मामला को शायद ज़्यादा टेढ़े हो गए, मामला सीधे नहीं होने वाले। तो आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान हुकूमत और फ़ौज के मामला कैसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हेड हैं इस वक्त और उन्होंने ही मामला आगे चलाने हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि कितना अरसा इसी तरीके से हम चलेंगे जहां ये वाज़ेह नहीं है कि अमन के लिए क्या शराइत हैं जो हमें कबूल करनी है और दूसरा फ़रीक अमन के ऊपर आमादा है भी या नहीं भी है। ये 2 चीज़ें होंगी। और तीसरा आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन और आइंदा बजट, उसमें हुकूमत क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है कि इकॉनमी को हम बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतर राह पर डाल दें जहां लोगों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी आ सके। और इन तीनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगा। जो लास्ट मीटिंग हुई कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, और उसमें एक तरफ हमारी सिविलियन इलेक्टेड लीडरशिप बैठी है और दूसरी तरफ हमारे फ़ौजी अफसरान बैठे थे। क्या मामला तय हुए और क्या तनाव की कैफियत बहुत ज़्यादा है या उसमें कमी आई है? शुक्रिया मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक स्पेकुलेटिव वर्शंस हैं। बिल्कुल जो है दोनों इंस्टीट्यूशंस एग्जेक्टिव और आर्म्ड फोर्सेस दे आर ऑन वन पेज। तमाम मामला तफाहम और तफहीम के साथ आगे जाते हैं और जो लीडरशिप है इस वक्त आर्मी की और दूसरे नेवल और एयरफोर्स की, मेरा ख्याल है सबको ये रियलाइजेशन है कि खुदा न खास्ता अगर ये टाइमली चेंज पिछले साल ना होती, ये मैं नहीं इसलिए कह रहा कि PMLN की हुकूमत है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपको भी कई प्रोग्राम में बात हुई और रिकॉर्ड है कि जी जून 14 तक पाकिस्तान इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट करेगा। याद है आपको, ये प्रेडिक्शंस थी। जो हमारी हालत हो गई थी, तमाम दुनिया के इदारे पाकिस्तान से कारोबार बंद कर चुके थे और पाकिस्तान के जो जिस तरह डिप्लीट हो रहे थे रिजर्व, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशन थी, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे, वो जाहिर है कि दुनिया उसको सामने रख के एक प्रेडिक्शन दी थी और फिर कहते थे कि जी लाइक यूगोस्लाविया, USSR 2015 में पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के ग्लोब में मुख्तलिफ होगा। ये थिंक टैंक जो वेस्टर्न था, अल्लाह न करे कभी ये बात पूरी हो। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो आर्म फोर्स की लीडरशिप है उसको ये बिल्कुल एहसास है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इंतहाई बुरी हालत में थी और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो हमारी इकनॉमिक टीम ने इसको दिन रात कोशिश करके अब एक पटरी पे चढ़ाया है, इसकी डायरेक्शन और इसकी सिमत ठीक की है। और आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी और पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त तरक्की की तरफ दोबारा गामजन होने जा रहा है और इंशाल्लाह ये टेक ऑफ स्टेज है मेरे हिसाब से कि उसको को डीरेल करने का सोचे भी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब, आपको ये नहीं लगा कि PMLN की मौजूदा हुकूमत ये जो 2 इंसिडेंट्स हुए इसको बेटर मैनेज कर सकती थी? जो 2 स्पीचेस आई और जो ISI के हवाले से एलिगेशन से, मुझे लगा कि आप लोगों ने लेट रिएक्ट किया। आप टाइमली इंटरवीन करके मामला को कूल डाउन कर सकते थे। लेट रिएक्शन से मामला याद होगा, मैं बॉन्ड्स और US इकोनॉमिक बायलैटरल मीटिंग और साथ ही स्प्रिंग मीटिंग IMF वर्ल्ड बैंक के लिए आउट ऑफ कंट्री था। मैंने वो फीडबैक मैंने भी वो देखी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो लेटेस्ट कैबिनेट कमेटी जिसका आपने जिक्र किया और आज भी अपना प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ के साथ मीटिंग थी, मुख्तलिफ जो मामला हैं, बड़े रेगुलर इंटरेक्शन है। अब चंद दिन पहले मैं गया था, आपको पता है कि बजट के हवाले से मेरी GHQ में आपकी भी मीटिंग हुई, फिर ग्वादर में भी मीटिंग हुई, तो बड़ा अच्छा माहौल है। एक अच्छा, ग्वादर में भी आप बैठे हुए थे साथ, ये वो इस रिसेंट इंसिडेंट के बाद था। हाँ, तो मामला ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है। ये हम चूंकि एक माजी बहुत भयानक है और उस वक्त की जो भी, जैसे आपने खुद भी कहा
कि उस वक्त जो कुछ हुआ वो महल पाकिस्तान को उसने काफ़ी पीछे धकेल दिया। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में पूछूं कि जब ग्वादर में मीटिंग हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ वो आपस में एक अच्छी स्पीकिंग टर्म्स पे थे, उनमें आपस में तनाव वाली कैफियत नहीं थी? बिल्कुल नहीं है, आज भी नहीं, अभी भी मीटिंग, आज हमारी मीटिंग उनकी थी, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, आज सिक्योरिटी की हवाले से मीटिंग थी और जैसे DGI भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। जी, इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और बिल्कुल ये पहले इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। ये सिक्योरिटी इश्यूज जो है इट्स नॉट दैट इजी, ये हमने नहीं इस PMLN की किया धरा नहीं है, ये हमें विरसे में मिली है। ये 9/11 के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद फिर जो 5 साल पिछले होते रहे, अब ऑप्शंस क्या हैं कि जी क्या हमने ऑपरेशंस करना है या हमने डायलॉग के जरिए करना है। तो हमारी हुकूमत ने APC बुलाई थी लास्ट ईयर, आपको याद होगा सितंबर में। तमाम पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है, उनकी ख्वाहिश थी और एक कंसेंसस उस वक्त फैसला हुआ कि जी यानी पीस प्रोसेस जो थ्रू डायलॉग को एक चांस देना चाहिए। उसकी प्री कंडीशंस हैं कि वो लोग पाकिस्तान के आइन को माने, पाकिस्तान की हुकूमत को, रिट को माने, पाकिस्तान को, तो उसी कंडीशंस के ऊपर आप आगे चल रहे हैं ना जी, जितना जो प्रोसेस है। तो मैं समझता हूं कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि ये सारा प्रोसेस नाकाम हो। अगर नाकाम होता है तो दूसरे ऑप्शन गवर्नमेंट के पास ओपन है, जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं 1-2 और सवाल करूंगा फिर मैं इन ऑप्शंस की तरफ भी आऊंगा। अभी मैं आपका वो जो पहला टॉपिक है थोड़ा सा उसके ऊपर और आपको लेके आऊंगा। जब कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसके बाद द न्यूज़ में एक खबर शाया हुई थी और उसमें कैबिनेट सोर्सेज को कोट किया गया था, कहीं से डिनाइल नहीं आई कि उस मीटिंग के अंदर DGI को टफ क्वेश्चंस फेस करने पड़े जब ये सवालात आए कि बलूचिस्तान के अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस है या बाद ये जो ग्रुप्स हैं इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग मौजूद है। ये प्राइम मिनिस्टर को उस मीटिंग में बताया गया तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ डायरेक्टली सवाल किया और 1-2 वज़रा ने बड़े सख्त सवालात किए कि ये किसका फ़र्ज़ था कि हुकूमत को इसके ऊपर ब्रीफ दे। DGI को क्वेश्चन किया गया, ये रिपोर्ट हुआ है द न्यूज़ में। ये मैं समझता हूँ जी कई चीज़ें फ्रेंकली, एक तो वो सोर्स कोट नहीं करते और कई चीजें उसको मिस इंटरप्रेट की। जब आप क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, yes or no? एक देखें, एक फ्रैंक माहौल में जब बात होती है, मेरा ख्याल है कि इतना फोकस नहीं था जो कि हमारे नेबर्स इलेक्शंस के ऊपर था। मैं यहां तक, ऑल्दो आई एम नॉट सपोज्ड टू डिवल्ज डिटेल और वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमारा तो हम तो रीजन को उसमें डिस्कस कर रहे थे जनरली, उसमें ये भी बात डिस्कस। हाँ, तो ये जाहिर है कि उसका एक कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट तो है। तो ये आज नहीं, ये तो मैं समझता हूं कि मैं एज ऑपोजिशन लीडर भी ब्रीफिंग्स में मौजूद रहा हूं, एज ऑपोजिशन लीडर इन द सेनेट 2011-12 उससे पहले, कि जिसमें ये चीजें डिस्कस होती थी और आके जो उस वक्त के होते थे DGI पाशा साहब और दूसरे लोग बताते थे कि जिस चीज के आप जिक्र कर रहे हैं कि कौन उसकी फंडिंग करता है, क्या करता है, ये ऐसे इदारे होते हैं मलक साहब कि जिसमें खुल के सवाल जवाब आपस में करना या बहस, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे तो इन इस ऐसी कमेटीज का, ऐसे फोरम का क्या फायदा होगा। उसी में से आप अपना रास्ता निकालते हैं ना। अब उसको एक गलत रंग देने की कोशिश करनी, एक मैसेज गलत देने की कोशिश करनी, मैं समझता हूं कि वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई कुछ पता नहीं कौन हमारे वेल विशर हैं कि जो हर चीज को ठीक को उसको ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि एक सवाल था, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, एक सवाल था, नॉर्मल सवाल आया कि जी इस वक्त कोई एम्प्लॉइज की सैलरी इंक्रीज करने का कोई प्रपोजल है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। उसका जवाब यही बनता है जी, वो तो 30 जून तक तो दी हुई है इंक्रीज, कि एट प्रेजेंट देयर इज नो सच प्रपोजल। 5 मेन लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने फ्रंट पेज पे आज से चंद हफ्ते पहले वो खबर लगाई, आई कॉल इट इन ट्रीक, और वो एकदम से एम्प्लॉइज को कि जी अगले साल कुछ नहीं होगा, यानी एट प्रेजेंट को काट दिया उर्दू करते, उसका तर्जमा करते हुए कि जी फाइनेंस मिनिस्टर कह दिया अगले साल कुछ नहीं देना। ओ भाई, हु एम आई? अभी कल भी आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है 6.5 घंटे, तो उसमें अब 40 लोग हैं इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के की जो लोग हैं वो सारे बैठे हुए थे। अब उनमें से एक बंदे से भी आप मुझे आप कंफर्म कर ले किसी से भी कि क्या बात हुई है ऑन ओथ। अब वहां बस एक छोटे चैनल चलाई कि मैंने हिंट दिया है कि जी 10% होगी और वही आज कल अखबार में ये फैसला होता है, काबीना करती है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसको आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन देखी जाती है, फिजिकल स्पेस देखी जाती है। किसका दिल नहीं चाहता कि सबसे ज्यादा आवाम के लिए हम करें जिन्होंने हमें इन ऐवानों में भेजा है। तो ये जो चीजें इस टाइप की डिसइंफॉर्मेशन वुड नॉट हेल्प एनीबॉडी। आमतौर पे रूल ऑफ थंब तो ये होता है कि अगर साल का 7-8% इन्फ्लेशन है तो आपको 2-3% की अगर गुंजाइश है तो आप मिला के 10-12%, 15% कितना में तो उसके साथ लिंक कर देते हैं। बिल्कुल वही मैंने अर्ज किया ना जी कि यही फार्मूला आप भी अडॉप्ट करेंगे। पिछली दफा ये किया था CPI प्लस फिजिकल स्पेस कि जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या हाल है,
और साथ मेरे ख्याल में आप ये लोगों को ऑन एयर भी बता सकते हैं कि सीपीआई और जो हमारा इन्फ्लेशन है और प्लस जितनी गुंजाइश हुई उसके मुताबिक इंक्रीज, दुनिया में तो सीपीआई से ऑटोमेटिकली लिंक्ड है, आपको पता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, वो कुछ कहते हैं ना हुकूमत कुछ कहती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, जाहिर है हमारे मुल्क में जो मसाइल है कुछ थोड़ा सा उससे आगे चला जाए, लोगों को अच्छी गुड न्यूज जा सकती है, इन्फ्लेशन प्लस फिस्कल स्पेस दोनों को मिला के उतनी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। एक सवाल और कर लूं फिर सिक्योरिटी के ऊपर आएंगे। जी वापस पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में जी जब भी मामला बिगड़ते रहे तो हम देखते थे कि रिचर्ड बॉचर, निगरे बॉन्टे या उस वक्त के जो बरतानवी वजीर ख़ारजा थे वो पाकिस्तान आया करते थे। अभी भी जो टेंशन वाला माहौल था जी और उसमें कुछ रियलिटी थी, आप उसको अच्छे तरीके से कवर करें, लेकिन बहरहाल कुछ थी उसमें इशूज। डॉबमैन पाकिस्तान आ गए जी और उसके बाद अब आप यूके जा रहे हैं, तो क्या रोल है हमारे इन फ्रेंड्स का इस सारी सिचुएशन में? देखें ये विजिट तो काफ़ी देर पहले बाई में फिक्स हुई होती है, और दूसरा ये ऑफिशियल जो यूके जो पीएम साहब जा रहे हैं वो ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर यूके ने इनवाइट किया हुआ है, तो ये सरकारी दौरा है जो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी उनको पाएंगे, उनको अपने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पाएंगे, उनके कई मिनिस्टर्स, वो डिटेल प्रोग्राम है 2.5-3 दिन का। अच्छा, वो अब डॉबिन्स का जो आना है, एम्बेसडर डॉबिन्स का, दैट इज इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ डील करते हैं, वो आए हैं। अभी जो आप जिसका जिक्र नहीं किया, अभी विलियम बर्न्स आ रहे हैं जो कैरी के नंबर 2 हैं। अब मैं वहां अभी जब गया था ये मीटिंग्स के लिए बायलैटरल इकोनॉमिक, तो उन्होंने 1-on-1 विद अवर एम्बेसडर डॉबिन्स भी थे, हमारे एम्बेसडर भी थे। ये मीटिंग्स एक रूटीन प्रोसेस है। अब इसको हम लिंक करें ना, वो यही बात है कि हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को हम कोई कॉन्स्पिरेसी लिंक करें। जब लगता था कि मेमो कमीशन का बड़ा तनाव हो गया तो उस वक्त लगता था कि एक विजिट हो गया। जब लगा कि किसी और इशू के ऊपर, वो कैरी लूगर बिल के ऊपर कोई बड़े सख्त बयान ISPR ने दे दिया तो एक विजिट हो जाता था। ये होता रहा, ये रियलिटी है हमारी। सर क्या करते हैं आप? बहरहाल ये विजिट्स प्री फिक्स, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। 8-9 को वो आ रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ, और मुझसे भी उन्होंने टाइम मांगा हुआ है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आपसे भी मिलेंगे और आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर से भी। प्राइम मिनिस्टर को तो कॉल ऑन करेंगे, जाहिर है कि तो फिर हमें जूम कर लेंगे जी, मामला अच्छे हो गए। ये रूटीन में है ना, ये बिल्कुल मामला ठीक है अल्लाह के फजल से जी। अच्छा, एक सवाल वो हमारा अधूरा रह गया था कि जी कितना आपके अंदर टॉलरेंस लेवल है, कितनी देर और आप इंतजार करेंगे कि ये जो पीस टॉक्स के नाम के ऊपर काम चल रहा है पाकिस्तान में, 10 माह तो हो गए आपको, कितना अरसा और कब वो हमारी स्टेज आएगी कि जब हम उन्हें बोलें कि या तो अब कमिटमेंट दे दो पाकिस्तानी कानून पे अमल पैरा होने की, वो बंदे छोड़ो जो आपने अगवा किए हैं, हमारे सिविलियंस, हमारे फौजी, नहीं तो फिर प्लान 2 की तरफ आ जाए? मैं समझता हूँ कि इसका सही फोरम जो है, जैसे आपने खुद भी कहा कि फाइनल फैसला तो वज़ीर आज़म एज हेड ऑफ एग्जेक्टिव करते हैं, और वो फैसला होगा इंशाल्लाह, अगर खुदा न खास्ता उस तरफ जाना पड़ा। लेकिन इसका जो फोरम है वो वही कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है। दैट इज द राइट फोरम, जिसमें कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर को चेयर करते हैं, और आर्म फोर्सेस चीफ्स भी हैं, उसमें एजेंसीज के लोग भी हैं। तो ये एक इतना, और ये दुनिया में यही मॉडल चल रहा है इस वक्त। आप देखें कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज वो इसी मॉडल पे उनके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो ये उस पर फैसला ऑब्वियसली किया जाएगा। पहले भी ये इशू डिस्कस हो चुकी हैं, जब ये डायलॉग हुआ तो ये भी कंसेंसस से शुरू किया गया था बाय द वे, कि ये नहीं कि डायलॉग जो है वो सिर्फ APC के हवाले से, APC की जो थी उसको दैट वाज कैरिड टू द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और उसके अंदर ये फिर कंसेंसस हुआ कि जी डायलॉग होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी ये मामला तय हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा अल्लाह के फजलो करम से, अगर आप अपने हम सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल कर लें। तो कब तक वो फाइनल स्टेज आएगी जी? क्योंकि जब आपने पीस टॉक स्टार्ट की उसके बाद ये हुआ कि कुछ उनके ऑफ शूट्स नहीं आ गई जी, वो कोई अपना नाम अहरारुल हिंद रख लेता है, कोई अंसारुल मुजाहिद रख लेता है, कोई तीसरा नाम रख लेता है। सही है। काम आपका मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। आपको पता है 2-3 उसमें हार्ड लाइन ग्रुप्स हैं, आपको भी पता है, सिक्योरिटी वालों को भी पता है, ना उन्होंने आपसे एग्री करना है आज, ना करना है कल, तो वो लाइन हम कब ड्रॉ करेंगे? मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है, प्लीज डोंट होल्ड मी, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर अपना जाती राय दे सकता हूँ कि अगर इनमें से वो लोग जो कि हु मीन बिजनेस, जो पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान को एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान के आइन को, इसके झंडे को, इसके रिट को, तो वो जाहिर है कि देन माइट बी कि दे हैव टू बाइफरकेट देमसेल्व्स, सेपरेट हो जाएं, और जो नहीं करना चाहते फिर उनके साथ तो ऑब्वियसली यू हैव टू डील एज पर रिक्वायरमेंट। एक आपसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी पूछा था कि फॉरेन फंडिंग है जो हमारे 3 बड़े फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनके इन ग्रुप्स को आती है सेक्टेरियन बुनियादों के ऊपर जी, आपने कहा था कि उसके ऊपर लेजिस्लेशन या दूसरा तरीका कार इख्तियार किया जाएगा, INGOs का जो है जी वो लेजिस्लेशन ऑलमोस्ट, वो एक कमेटी हमने बनाई थी, मैंने वो कमेटी ECC में अंडर द कन्वीनरशिप ऑफ फेडरल मिनिस्टर बनाई है आई थिंक, और साथ उसमें EAD भी शामिल है। उसका अगर आपको याद हो कि आधा हिस्सा इंप्लीमेंट हो चुका है थ्रू EAD, और जो बाकी है इंटरनेशनल NGOs वगैरह का सारा उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
आई थिंक इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वो जो है लेजिस्लेशन जो है टेबल होगी। लेकिन डॉक्टर साहब आप इसे टेरर फाइनेंस के ज़ुमरे में क्यों नहीं लाते? क्योंकि मुझे याद है कि ये जो कमीशन बना था उसामा बिन लादेन के हवाले से, एबटाबाद कमीशन, उसमें उस वक्त के DJIC की एक स्टेटमेंट थी कि सेव द चिल्ड्रन को यूज़ किया गया अंडर कवर ये स्पाइंग एक्टिविटीज़ के लिए। अब मेरे तो ख्याल में वो भी टेररिज्म है। लेकिन अगर हमारे कुछ फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज सेक्टेरियन बुनियादों के ऊपर कुछ ग्रुप्स को फंड कर रहे हैं और वो ग्रुप्स पाकिस्तानियों के गले काट रहे हैं, जी तो ये टेररिज्म है, आप इसे टेरर फाइनेंस के जुमरे में क्यों नहीं? ये बिल्कुल इसी तरह ही है मल साहब, अगर पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा कि नहीं, हमने ATA जो हमारा एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, और जो फार्ट ऑफ इंटरनेशनल जो बॉडी है सारी दुनिया की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके हेड एक डिप्टी सेक्रेटरी US के हैं डेविड कोहेन, तो ये पाकिस्तान के ऊपर पिछली हुकूमत से बैंकों के ऊपर एक पैरा चल रहा है, वर्चुअली ऑब्जेक्शन पैरा, कि जी ये अपने टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से काम पाकिस्तान को और करना पड़ेगा, मतलब फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, इस तरह की चीज़ें। वो अपने अमेंडमेंट जो है थ्रू ऑर्डिनेंस, मुझे याद है लास्ट ईयर अक्टूबर में करवाई थी। अब वो बिल फिर ले किया ऑर्डिनेंस को, फाइनेंशियल असेंबली ने पास कर दिया है, और उसमें यही है जो आप कह रहे हैं कि फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत उसके फ्रीजिंग ऑफ दोज अकाउंट्स और इस तरह का सारा कुछ उसमें शामिल है, और वो है ही एक्चुअली टू कर्ब टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इस तरह। आपको पता है जो पंजाब में, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जो ग्रुप सबसे ज़्यादा इस वक्त बलूचिस्तान और कुछ और इलाकों में भी इन वाक़यात में, किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी और कुछ हमारी बेसिस पे अटैक्स में भी उसके लोग मुलव्वस थे, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? यू हैव टू ब्लॉक दैट सोर्स। डेफिनेटली देखें, वो जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉ INGOs जो है वो ये है कि देयर इज अ प्रॉपर ऑडिट एंड देयर इज प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अभी तो ये है कि कोई जाके सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करवा लेता है, कोई SEC में रजिस्टर करवा लेता है, कोई EAD में रजिस्टर करवाता है, कोई प्रोविंशियल जाके बॉडी के किसी। अब इट हैज टू बी सेंट्रलाइज्ड। सबसे आसान काम है जी, 2 झंडे गाड़ के बैठ जाएं हरी चादर डाल के, तो फिर जो मर्जी करें, आपको पूछ भी नहीं सकता। यही प्लान है, और उसमें काफी ज्यादा कुछ NGOs काफी परेशान भी हैं। आप सिर्फ NGOs कहते हैं, उनका दूसरों का भी नाम नहीं आप ले रहे। यू हैव टू प्रॉपर्ली मॉनिटर देयर फाइनेंसिंग। जब आप जो रेसिपिएंट है, जब आपने उसको कंट्रोल कर लिया, जब इनफ्लो को खा लिया, तो जो 100 देना चाहे तो नहीं आ सकेगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले ले जी। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने बहुत सारी अभी 3G 4G और आइंदा बजट को भी डिस्कस करना है। वापस आते हैं जी, शॉर्ट ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हमारे साथ हैं, और इनसे पहले तो हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से और सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर बातें की, लेकिन अब पाकिस्तान की इकॉनमी और बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आइंदा बजट और इकनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से उसकी तरफ आते हैं। डार साहब, पहले तो यह फरमा दीजिए कि 3 माह की मुद्दत पूरी होने वाली है, गवर्नर स्टेट बैंक कब लगाएंगे? अभी दो दिन हैं, और इंशाअल्लाह किसी भी वक्त प्रेसिडेंसी से आपको इसकी जो है खुशखबरी मिल जाएगी। कैंडिडेट पिक कर लिया आपने, नोटिफिकेशन होना बाकी है? जी दैट्स राइट जी जी इंशाल्लाह। POL प्राइसेस जी, उसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं? डेडलाइन आ रही है ना जी, डेडलाइन आप सारी डेडलाइन आज ही पूछेंगे। 30 अप्रैल को, वो भी आपको पता है रात को 12 बजे तक तो यही प्राइसेस चलेंगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों के लिए फर्दर खुशखबरी होगी। पिछले महीने भी थी अच्छी खासी खुशखबरी, और इंशाल्लाह जो मैंने कैलकुलेशन की, ऑब्वियसली ओगरा का काम है और वो करेगा, हम उसको काउंटर फिर चेक भी करते हैं, लेकिन मेरी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इंशाल्लाह फर्दर रिलीफ को मिलेगी लोगों को। किस रेंज में? 4-5% है रिडक्शन? चले, अब इस तरह इतना ना पूछिए आप। ज़ाहिर है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करती है, बट मेरे जहाँ ज़्यादा कंजम्पशन है डीजल वगैरह या कैरोसिन वगैरह, उसमें पहले अच्छी होगी मेरे एज पर माई कैलकुलेशन। प्लीज डोंट होल्ड मी, क्योंकि वो 30 अप्रैल को फाइनल होगा। डीजल में तो अगर कमी आती है तो चले, फिर मैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, पिछले महीने भी थी और इस महीने भी अगर होती है तो PM साहब ने पिछले महीने में चीफ मिनिस्टर साहबान को लिखा था कि जी वो फौरी तौर पर ट्रांसपोर्टर्स को एंगेज करें, और उनको जब बढ़ते हैं 1 रुपया या 2 रुपये तो उस वक्त तो एकदम कीमत बढ़ाते हैं। तो अब उनको चाहिए कि कीमत, तो अभी अगर इंशाल्लाह और रिलीफ मिलती है तो और जस्टिफिकेशन है कि कीमत किराए कम किए जाएं आवाम के लिए। अच्छा, हमने अभी नए स्टेट बैंक गवर्नर का जिक्र किया, और आपने अभी ये भी जिक्र किया कि POL प्राइसेस में भी रिडक्शन आने वाली है। चार्टर्ड अकाउंटेंट उम्मीद है जी। अभी डॉक्टर याकूब का एक आर्टिकल वो कल के ही एक अखबार में छपा, उन्होंने कहा कि डार साहब ने बड़े अकाउंटिंग ट्रिक्स यूज़ किए हैं, जिसमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स को तो वो नहीं लाए,
लेकिन अकाउंटिंग ट्रिक्स यूज़ करके उन्होंने थोड़ा बहुत अपने बजट डेफिसिट रिडक्शन लास्ट ईयर से शो कर रहे हैं। लास्ट ईयर का इन्फ्लेटेड दिखाया, इस साल कम कर दिया, लेकिन जहाँ रिफॉर्म्स लानी थी वो रिफॉर्म नहीं लाए। ये मैं समझता हूँ कि एक सिक माइंडेड अप्रोच कुछ लोगों की है। जाहिर है कि आप कौन कहते हैं कि फंडामेंटल रिफॉर्म हमने की है? क्या 3 साल का मैक्रो इकोनॉमिक जो प्लान है जो मैंने दिया था कैबिनेट के अप्रूवल से बजट के साथ, उसमें आपका फिजिकल डेफिसिट का एक गोल है कि जी इसको हम 8 से 4% करेंगे। 3 साल का जीडीपी 3 से 6% पे लेके जाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट 12.6 से 20% पे लेके जाएंगे, हम पब्लिक डेट को जो स्टैट्यूटरी लिमिट के अंदर लेके आएंगे 60%, हम टैक्स टू जीडीपी को इंक्रीज करेंगे 13%। वो लॉ नहीं लाया आप? कौन सा लॉ? जो आपने पब्लिक डेट बोरिंग के ऊपर एक नया लॉ लाना, वो तो ऑलरेडी लॉ है ना जी, वो तो मैंने शुरू किया था। नहीं, उसको क्रॉस किया हुआ टाइम बार नहीं है। फिजिकल डेट एंड अपना अभी कितना है पब्लिक डेट आपका टू जीडीपी रेशियो? अभी कितना? देखिए, चूंकि जीडीपी ऊपर बढ़ी है अराउंड 60%, लेकिन 60 इज द लिमिट। हमने कहा था इसके अंदर रखेंगे। जो माजी की तरह हुआ कि 3000 अरब पे 52 ईयर्स में कर्जा था, 3000 अरब, और फिर वो अगले मुशर्रफ साहब के ज़माने में 6000 अरब से क्रॉस कर गया, और फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में 5 साल में 14,500 क्रॉस कर गया। वो नहीं होने देंगे। वी विल हैव द डेट मैनेजमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे रिफॉर्म्स हैं, और ये चीज़ें अचीव करने के लिए बैकअप टोटल रिफॉर्म्स एक है आपका स्ट्रक्चरल, उसके रिफॉर्म्स हैं, आपके स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं। अब उस सारे चीज़ के लिए शॉर्ट टर्म भी एक्शंस लेने जो होते हैं, वो अब लोगों को नजर आ रहे हैं कि अल्लाह के फजल से इकोनॉमी सही ट्रैक पे चल गई है। सारी दुनिया जो आपसे मुंह फेर गई थी वो वापस बिजनेस पाकिस्तान के साथ कर रही है। वर्ल्ड बैंक 5 साल के बाद आपका वो जो है प्रोग्राम लोन फर्स्ट में को कंसिडर कर रहा है। आपका 10 जो है 28 तो मेरे को और सिंध का वाटर इरिगेशन सिस्टम इंशाल्लाह बोर्ड उनके बोर्ड में जा रहा है। आपके अभी अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपका जाम छोड़ो हमारी एफर्ट्स के अल्लाह के फल से वो अप्रूव किया 900 मिलियन। अभी आपको प्रोग्राम लोन उन्होंने 3 दिन पहले $400 मिलियन। तो मुझे नहीं पता वो किस माइंड सेट में वाशिंगटन की हवाओं में रहते हुए क्या सोचते हैं और वहां क्या लिखते हैं, कहां बैठ के लिखते हैं। रिफॉर्म्स आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन, एंड उन्हीं रिफॉर्म्स का ये आपको 9 महीने की जो डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी चेंज हुई है उसी का नतीजा है। अब मैं उनको जाके अपना पूरा उनसे जाके मैंने कुछ इजाजत तो नहीं लेनी, वो मेरे साथ काम करते नहीं, पता नहीं उनके माइंड को क्या हो गया। इज ऑलवेज नॉर्मली नेगेटिव। पाकिस्तान को खुश हो, मैं हमेशा कहता हूं एवरी पाकिस्तानी शुड सेलिब्रेट कि अल्लाह ताला के करम का शुक्रिया अदा करें कि जी पाकिस्तान जिसको 2014 के जून तक दुनिया ने कहा था ये डिफॉल्ट इकोनॉमिक डिफॉल्ट में जाएगा, दैट इज आउट ऑफ इट। पाकिस्तान इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स ए टेक ऑफ स्टेज। ये जो सिक्योरिटी इशू हल हो जाए, इट विल गिव ए बिग बूस्ट। तो आपके ऊपर एक तंकीर ये है कि 10 माह में $10 अरब आप बारो कर चुके हैं, $1 बिलियन अ मंथ। ये किसने आपको किस बेवकूफ ने ये कह दिया? IMF $6.68 बिलियन है। अब कमाल है मलिक साहब, आपसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक 3 साल में पैसे जो आने, अब हाउ कैन यू से कि बारो कर चुके हैं? पब्लिक डेट इज स्टिल वेयर इट शुड बी। अभी आपके 2 बिलियन बॉन्ड आए हैं, तो उसी दिन आपके रुपए जो हैं 7.25% एवरेज, उसका 7.25 7.8, उसी दिन आपका 12.25% का कर्जा खत्म हो गया। तो आर यू सेविंग और यू आपका जो कि 5 साल से आपसे कोई डील नहीं कर रहा था, तो आप डोमेस्टिक डेट को बढ़ाते जा रहे थे, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो वो आपका $2 बिलियन अगर आया है अगर IMF का, तो हमने तो $1 बिलियन हाथ से दिया है। पिछली हुकूमत की किस्तें दी हैं 3.2 बिलियन इस साल, और 2.2 बिलियन हम रिसीव करेंगे। लेकिन आपके यूरो बॉन्ड के ऊपर भी एक तंकीद ये है, वो कहते हैं कि 8-8.5% पे आप डॉलर में 7.8 डॉलर में बारो कर रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी जब आप डालेंगे तो ये 15% पे पड़ेगा। क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी जब एक्सचेंज रेट की डालेंगे तो 15% पाकिस्तान रुपी स्टेबल नहीं रहेगा। 7 साल के बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। जेट्रो कहते हैं कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी सेकंड मोस्ट चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में आप मौजूद नहीं है। 2011 में जब आपकी टीम गई तो आधे रास्ते वापस नहीं आई थी कि उनको बॉन्ड लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक दूसरा, हमने क्या कहा था 500 मिलियन का पहला 3 दफा करेंगे 2 बिलियन, और 500 मिलियन 14 बिलियन आपको 14 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ 7 बिलियन के। ये पाकिस्तानी इकोनॉमी में ट्रस्ट नहीं है। डॉलर का फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ स्टेबल डॉलर है, इट शुड रिमेन स्टेबल। पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल इट वाज अंडर वैल्यूड, इट हैज रीच्ड इट्स राइट लेवल राइट नाउ, इट शुड स्टे देयर इंशाल्लाह 98 की रेंज में, 98-99 की रेंज में उसको रहना चाहिए। इससे जो नीचे है या ऊपर है, ये एक स्पेकुलेटर्स की गेम होती है और उसको डिस्करेज करना चाहिए। और दूसरा ये मलिक साहब कि ये आपका पब्लिक डेट ज्यादा नहीं हो रहा। आप कल मेरा एक आर्टिकल पढ़ लें अखबार में, मैंने उसको ये जितनी ये मिथ है इसको मैंने सारी को ब्रेक किया है
क्योंकि ये वो जो है ना, जिनको अच्छा नहीं लग रहा पाकिस्तान ठीक होता है, ये उनके सिक माइंडेड सवालात हैं। एक तो आपका पब्लिक डेट टोटली इंक्रीज हुआ, आपने एक तो डॉलर लिया, दूसरी तो आपका फौरी उस दिन आपका जो है 12.25% का लोन कम हो गया। स्टेट बैंक से जो लिया हुआ था उसको दे दिया। आपका 90 मिलियन डॉलर की सेविंग है एक ट्रांजैक्शन पे पर एनम। एक दूसरा ये है कि आपका वो जो जब पाकिस्तान पे डॉलरों की बारिश हो रही थी 9/11 में लेट के जब हम दुनिया में, और उसके बाद जो हमने 7 साल पहले बॉन्ड इशू किया था 2007 में, आपको पता है कोई 3 बॉन्ड की एवरेज प्राइस क्या है? 7.188। तो उस जमाने में आपने 7.188 पे किया है। पाकिस्तान इज ऑब्वियसली द रेटिंग, उससे अब हमारी हालत इकोनॉमिक कितनी बुरी हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो हमारा रेटिंग कहां से कहां नीचे चली गई है। उसके बावजूद मतलब से उसके बावजूद 7.25 पे 5 साल का बॉन्ड आपका इज ए ह्यूज न्यूज। दुनिया उसको, हमें तो मुबारकें मिलती रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जाना, अपना पेपर फ्लोट करना ऑलवेज एक पॉजिटिव होता है। वो आपने एक्सेप्टेबिलिटी आपकी वो हुई है, वो पॉजिटिव है। लेकिन जो कॉस्ट वाइज है, मैं उसके ऊपर एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे। जी। क्योंकि जब आप स्टेट बैंक को पैसे वापस कर रहे हैं, स्टेट बैंक से आप जिस भी रेट पे बारो कर रहे हैं, ट्रेजरी रेट पे आमतौर पे आप बारो कर रहे हैं, वापस कर दिया आपने जी, उसके नेट इंपैक्ट बजट पे जीरो होता है। वो आपको प्रॉफिट्स की शक्ल में स्टेट बैंक वापस दे देता है। बट यू नो कि आपने उसको इंटरेस्ट दिया, उसने आपको साल के एंड पे 2-2.5 अरब का प्रॉफिट दे दिया। डोंट टेक इट दैट सिंपल। यू आर सपोज्ड टू क्लीन योर स्टेट बैंक बोरोइंग। यही है ना, जीरो करनी है वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप बेसिकली जो रेट आपकी जो कॉस्ट है वो आप उसको कंपेयर करें ना, और प्लस आपकी रीप्रेजेंस। ये हमें तो जो इशूइंग बैंक्स थे ना, वो ये डरा रहे थे कि आप 500 मिलियन का इशू कर रहे हैं, 750 ज्यादा तवक्को ना करें, 5 साल से ऊपर बात भी ना करें। मैं जब जाके उनको, मैं रोड शो पे दुनिया के बॉन्ड, यानी बिगेस्ट बॉन्ड मैनेजर दुनिया के तमाम ने अप्लाई किया। नंबर 1, 60% अमेरिकन बॉन्ड हाउसेज ने अप्लाई किए, 20% जो है वो वर्चुअली यूके ने अप्लाई किया, और 20% बाकी दुनिया के। रिस्पांस लेवल बहुत अच्छा था। अच्छा, एक सवाल अगेंस्ट $7 बिलियन। हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है या इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है हमारे यहाँ, उसके बगैर क्या हम अपने रिजर्व्स को बचा लेंगे? देखिए, हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ अल्लाह के फल से 6.1% है ऑलरेडी पहले 9 महीने में। पिछले साल मार्च तक ये थी 18 अरब 18.02 बिलियन। इस साल ये है $19.11 बिलियन ऑलरेडी। सो 6.1% ये है। हमने रेमिटेंसेज जैसे सर्कुलर डेट बिजली, सर्कुलर डेट सेल टैक्स, सर्कुलर डेट एक्सपोर्ट डिफेंस, मुझे सर्कुलर डेट वैसे में हमारी हुकूमत को मिले ना जी। हमने रेमिटेंसेज का भी सर्कुलर डेट था जो पाकिस्तान की पिछली हुकूमत ने नहीं पे किया था बैंकों को, बैंक्स ने हाफ हार्टेडली रेमिटेंसेज को आप हैंडल कर रहे थे, मैंने उसको भी क्लियर किया। उसके क्लियर करने से आपकी जो रेमिटेंसेज है पिछले साल 9 महीने की $10.35 अरब थी, इस साल के पहले 9 महीने में 11.58 11.58 बिलियन। आपकी 30 जून 2014 में रिजर्व लेवल क्या होंगे? देखिए, मैंने जो रिजर्व लेवल के दिया था गोल वही 3 साल में, वो था कि हम 8 बिलियन से हम 20 पे लेके जाएंगे 3 साल में। ठीक है, 30 जून 2014 क्या होगा? मैं उधर ही आ रहा हूं। फिर हमने इसको, मैंने पीछे कोई 2 महीने पहले थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग के लिए, ताकि लोगों को एतमाद आए, मैंने कहा था 31 मार्च तक 10 अरब से ऊपर लेके जाएंगे। आपको याद होगा, वो अल्लाह के फल से ऊपर गया, आज भी उसके ऊपर है। देन आई सेड कि 31 दिसंबर तक हम 15 यानी वर्चुअली हाफ वे थ्रू 1.5 साल में हुकूमत 8 से 15-16 पे ले जाएगी, और फिर 3 साल का टारगेट 20 था। मैंने उस टारगेट को ऑलरेडी 30 सितंबर अनाउंस कर दिया, और मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जुलाई अगस्त में हो जाएगा। जुलाई अगस्त में $15 अरब के रिजर्व्स होंगे इंशाल्लाह, और ये सारे सेंट्रल बैंक में इंक्रीज हो रहे हैं, माइंड यू। और इसका आपको फायदा क्या होगा मलिक साहब? फायदा ये होगा इसको आपका कि आप प्रेशर नहीं आएगा। नहीं, उसके अलावा आप IBRD एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपका आइडा 16 जो था, ये आपको पता, आप बात होती रहती है कि मुफ्त पैसे होते हैं। 25 साल का लोन, 5 साल नो पेमेंट, 2% सर्विस चार्जेस, और आपने 25 साल में वापस करना है। नो, इस मुल्क का जो राइट बनता था $1 अरब 70 करोड़, वो जाया हो रहा था, क्योंकि 30 जून 2014 को बंद हो जाना है। मई की लास्ट मीटिंग्स है, और हमने वो, आप देखें कि जो 2 साल बात नहीं कर रहे थे, पिछले 1 साल के अंदर हमने जून टू जून, अभी तो अप्रैल है, तो मई में आपका 1 मई को 1 बिलियन हो रहा है, और मई के एंड में आपका 700 मिलियन। सो यू विल नॉट लूज एनीथिंग। ये फ्री मनी है वर्चुअली। $1 अरब 70 करोड़, वो जो हम जाया कर रहे थे पाकिस्तान का, दुनिया के ममालिक इसके लिए लड़ते हैं। अभी जो आइडा का तो $1 भी जाया करना, आइडा का तो $1 जाया करना भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखो जी, 25 साल मुफ्त है, 2%। और मैं अर्ज कर रहा था कि 3 महीने के आपके जब इंपोर्ट के रिजर्व लेवल पे आ जाएंगे ना सेंट्रल बैंक के पास, 3 महीने इंपोर्ट इक्विवेलेंट, तो आप फिर IBRD एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड बैंक है, वो भी कंसेशनल लोन है। बिल्कुल सही। तो वो हम उसकी तरफ चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान के रिजर्व्स को बिल्ड करें,
और पाकिस्तान का जो 31 दिसंबर है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 4-1 महीने पहले उसको हम अच्छा एक सवाल इस पे कर लें, क्योंकि ट्रेड रिजर्व्स का और एक्सपोर्ट का जिक्र आया, ट्रेड के ऊपर पूछ लें। काफ़ी कोशिश हो रही थी कि एक वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस के ऊपर इंडिया से हम बातचीत कर लें, फिर रुक गया, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया जी। तो ये ऑन दी कार्ड्स है कि न्यू गवर्नमेंट के साथ इंडिया की आफ्टर द इलेक्शन जब आ जाएगी तो आप इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे? मतलब से एक तो ये कि ट्रेड डेफिसिट अल्लाह के फल से इस पहले 9 महीने में हमारा 5.81% कम हुआ है। ये एक जस्ट न्यूज़। जहाँ तक आपका यह है कि GSP प्लस वो भी उसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान है ग्रेट पोटेंशियल, $1.5 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट वो ऐड हो सकती हैं। इंडिया नॉट कमिंग टू इंडिया के साथ ऑब्वियसली चूंकि इलेक्शन हो रहे थे, उस पर काफ़ी काम दोनों साइड्स ने किया हुआ है, काफ़ी मीटिंग्स हुई, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर गए, उसके बाद एक कमेटी बनी जिसका मैं चेयरमैन था और उसमें दूसरे रेलेवेंट फॉरेन ऑफिस, कॉमर्स मिनिस्टर साहब सब उसमें थे। तो हमने एक रोड मैप तैयार किया था कि हम तभी दे सकते हैं अगर हमारी जो नेगेटिव लाइंस इतनी जो क्रूशल हैं जिसपे हमारे बिजनेसमैन को फायदा हो सकता है, वो एक्सपोर्ट टू इंडिया कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो भी खोलें। वो भी एक तय हो गया। लेकिन चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस है और ये आपकी अगर गवर्नमेंट इस वक्त कोई भी मुआहदा करती, चाहे कितना बेहतरीन होता, तो उसको देखा जाता कि ये पार्टीजन हो गया हमारे इलेक्शन में। तो प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने ये फैसला किया कि हम इस प्रोसेस को इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट वहां इलेक्ट हो, जो भी पार्टी है, इज नॉट नन ऑफ अवर बिजनेस, उसके साथ फिर बातचीत आगे बढ़ाई। लेकिन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एनडीएमए के वाले जी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों तरफ मौजूद है, पोस्ट इलेक्शन हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तक का काम हुआ था ताकि प्रोडक्ट्स की लिस्ट बन जी 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 ये मैंने इसलिए सवाल पूछा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी सीन ए पार्टी टू देयर इंटरनल पॉलिटिक्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस पर ड्राफ्ट तक तैयार है, पोस्ट इलेक्शन हम आगे बढ़ सकते हैं। टैक्सेस के ऊपर बात कर लें। आपने GST रेट बढ़ाया और मेरे जैसे लोगों की तनख्वाह के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। 1% मतलब सब पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह के फल से जो कहते थे फेल हो जाएगी, इसमें आपका हिस्सा है। आपने हमें ज्यादा स्क्वीज कर लिया। मैंने अपने हिस्सा भी डाला, मैं इनको सपोर्ट लेवी के ऊपर जिसपे स्टे आया मैंने वो भी जमा कराया। तनख्वाह पे टैक्स नहीं बढ़ा, मेरी तनख्वाह पे टैक्स बढ़ गया। मैंने उसके लिए पे इनकम सपोर्ट लेवी जमा करवाई है, इनकम सपोर्ट लेवी जमा करवाई है वॉलंटरली। अच्छा इस पे ये बता दें कि वो अभी तक की जो टैक्स इंक्रीज है, लगता यह है कि GST का इंक्रीज और वो जो टैक्स रेट आपने इंक्रीज किया, उसके अलावा आपकी टैक्स रिफॉर्म नहीं मतलब सब वो ठीक नहीं है। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि जो टैक्सेस थे नए, इंक्लूडिंग आपके सैलरी का और हर चीज का, मुझे काफी इतराज है। मुझे पता है वो था 0.7% ऑफ GDP, जिसका मतलब है 125 अरब। ठीक है जी। हमने रखा था 20-50 का चूंकि बेस लाइन था, और उसके बेसिस के ऊपर हमने करीबन 20% की ग्रोथ रखी थी। वो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि 1940 में खत्म हुआ जुलाई में। तो जब आप बेस लाइन को चेंज कर रहे हैं 1940 प्लस 20%, तो ये करीबन 2, 3, 4, 5 बिलियन बनेगा। इस साल का भी अब रिवाइज टारगेट जो है 2, 3, 4, 5 बिलियन। रिवाइज नहीं इसको करेक्शन कहे ना जी, क्योंकि बेस लाइन चेंज होगी ना, 2050 से 1946 चला गया। अब उसके हवाले से जो 0.7 था वो तो 100 सिर्फ 25 बिलियन के करीब है। आपने रखे 1940 से 2345, व्हाट यू आर टॉकिंग 400। तो 400 कहां से आना है? 120 के नए टैक्सेस माइनस 400 इज अबाउट 280 बिलियन फ्रॉम चोरी को रोकना, टैक्स नेट को बढ़ाना, आपकी एनफोर्समेंट, गुड गवर्नेंस और ये सारी चीजें जो है ना उसके ऊपर इंतहाई काम हो रहा है। टैक्स पेयर्स आपने ऐड किया? करीबन 25% टैक्स पेयर जो हैं वो इस साल रिटर्न जो फाइल हुई थी उसमें ऐड हुए हैं। जो टैक्स रेवेन्यू पिछले साल पहले 9 महीने का था वो 1352 अरब था। जो 25% इजाफा है वो नॉन सैलरीड में सर ऑल इंक्लूसिव 1352 बिलियन था पिछले 9 महीने में। इस साल 1574 बिलियन है। तो ये 200 करीबन 20 बिलियन से ऊपर कलेक्शन हो चुकी है। जो टैक्स नए लगे थे आप जो मजलूम है वो 125 थे, उससे करीबन डबल कलेक्शन हो चुकी है। तो हमारा 16.4% ग्रोथ है सो फार रेवेन्यू कलेक्शन में। 16 लास्ट ईयर वाज 3%, 5 साल की एवरेज 3%, लास्ट ईयर अराउंड 3.3। मेरे प्रोड्यूसर प्रोग्राम के एंड का इशारा कर रहे हैं, मुझे 2-3 सवाल जल्दी बता दीजिए आप। जी मैं बड़ा खुश हूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा उस दिन बजट के बाद। आई होप कि मुझे आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे बजट की तकरीर के बाद, कि आप मेजर टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए, उसके बगैर हम दुरुस्त नहीं हो सकते। देखिए वन ऑफ द कोई तरीका नहीं है दुनिया में वन ऑफ द मेजर टैक्स रिफॉर्म जो है ना जी, जैसे मैंने कहा कि वो जो गुड गवर्नेंस और इसके जो वो है SROs। पिछले 40-45 साल में जो SROs इस मुल्क में हुए हैं ना वो हजारों की तादादों में है,
और हज़ारों टैरिफ लाइन उसमें स्पेशल हैं। आपने ये पेन मंगाना है तो एक SRO के तहत 5% पे आ रहा है, यही पेन जो है 20% पे 25% पे आएगा। आप वही वो जो कलेक्टर बैठे हुए वही आपको गाइड करते हैं कि उसको क्या क्या आप चीज़ें क्या डिक्लेयर करें तो आपको वो जो मिल मिला हम उसको रिवैम कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी नहीं जी कंप्लीटली वो हम उसको बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। उसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स को भी एंगेज किया है। काफ़ी मीटिंग मैंने खुद चेयर की हैं। इंशाल्लाह उसका वो 3 साल का प्रोग्राम है। यू कांट डू इट वन शॉट में नहीं, उसको 3 साल का फेज आउट प्रोग्राम है। पहली उसकी जो इंस्टॉलमेंट है इस फाइनेंस बिल में आ जाएगी और उस पर अमल दरामद हो जाएगा। और इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि दूसरा मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलवाने के लिए FBR की यूके जो हर मजेस्टी जो है उनका रेवेन्यू HMRC उनके साथ इनकी मीटिंग करवाई है। हमारी टीम गई थी कि उनसे हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं कि टैक्स के हवाले से ज़्यादा शोर नहीं मचाते कि क्या क्या कर रहे हैं। IT कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी पूछ लूँ, ग्लोबल इनकम टैक्स लॉ एक वो मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर जो है वो दुबई या दूसरी जगहों पे जो बेस्ड है बड़े अच्छे खासे कमाते हैं, यहाँ पे भी उनका लिंक, तो वो कुछ हम नहीं कर सकते उसके ऊपर? वो ग्लोबल है, पाकिस्तान का कानून ग्लोबल इनकम यू सी उससे पहले डेफिनेशन है कि आपने हफीज शेख साहब मेरे से बड़े खफा हो गए। उन्होंने कहा मैं तो दुबई बैठा था, मैं कैसा टैक्स मैं अर्ज करता हूं जीरो टैक्स फाइल मैंने इसलिए किया। मैं बताएं ना इस पे क्या मैं उसका बताता हूं। ये पहले कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता था कि टैक्स उसको कहते हैं नॉन टैक्स रेजिडेंट। हफीज शेख साहब नॉन टैक्स रेजिडेंट है टू बी फेयर, तो अगर वो हैं तो उनको नहीं लगता। लेट्स ना कानून को फॉलो करना ना, लॉ ऑफ द लैंड। ये पहले कॉम्प्लिकेटेड होता था कि आपने पिछले 4-5 साल में इतने साल आप अगर नॉन रेजिडेंट हुए तो फिर आपको फैसिलिटी मिलेगी। शौकत अजीज साहब ने को सिंपल कर दिया। उन्होंने अपने उस हुकूमत में मुशर्रफ साहब के उन्होंने किया इफ यू आर आउट ऑफ कंट्री फॉर मोर देन 183 days यू आर नॉन टैक्स रेजिडेंट। सो दैट इमीडिएटली अगर आप इसे कम है देन यू हैव टू डिक्लेयर पाकिस्तान की इनकम, योर ग्लोबल इनकम, और उसके ऊपर जो टैक्स वहां लगता है वो डिफरेंशियल, और जहां वो देंगे वो भी माइनस होता है। उस मुल्क में अगर डबल टैक्सेशन शायद जावेद बरकी साहब बता रहे थे कि मैं सिंगापुर में कंसल्टेंसी करके आया हूँ, वहाँ जो आमदन की और जो अमेरिका का टैक्स है उसका जो डिफरेंस है मैंने वहाँ जाके फाइल किया, तो आप भी करिए। मैं वही डार साहब जो जाके यूके में कमाए या जो पाकिस्तान में कमाए उसका डिफरेंस यहाँ पे करें। मैं वही कर रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ टैक्स रेजिडेंट है US में, ही कैन नॉट अवॉइड इट। अगर यहाँ वो लॉ नहीं है, लॉ है ऑलरेडी मौजूद है। वो अमल अगर 183 डेज का कौन, अगर बंदा 183 दिन से बाहर ज्यादा रहेगा एक साल में, हफीज शेख साहब हो या शायद जवेद बर्की साहब हो, हम शायद जवेद बर्की को फोर्स नहीं कर सकते यहाँ आके टैक्स रिटर्न फाइल करें, बिकॉज ही लिव्स मोर देन 183 डेज आउट ऑफ पाकिस्तान। 183 डेज उड़ा दे वो नहीं आप कर सकते। देयर इज सर्टेन डेफिनेशंस, देयर सर्टेन थिंग्स। ये उतनी के कानून को आप कहें जितने पाकिस्तानी जहां जहां हैं यही लोग आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे जिनके नाम आप ले रहे हैं, दे आर ऑल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। तो देयर इज अ डेफिनेशन दुनिया में है, ये नहीं कि हमारे पास है, ये सारी दुनिया में है, अमेरिका में भी है, यूके में भी है। दिस इज ऑलवेज ए कॉन्सेप्ट कि अगर आप नॉन टैक्स रेजिडेंट हैं तो फिर आप वहां की सिर्फ इनकम को डिक्लेयर करेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे। प्रोग्राम के एंड पे आ गए डार साहब, आपके लिए हम दुआगो हैं कि आप एक वो बजट लेके आए जो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल टैक्स इश्यूज हैं, फिस्कल इश्यूज हैं, उसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एड्रेस कर दे। सिर्फ हम एक दफा एक साल के लिए मत सोचें इंशाल्लाह। इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।